अगला पार्ट है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसमें 3 तरह की धातुएं आप पढ़ चुके हैं, अत्यधिक अपक्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु। तो सबसे पहला है अधिक अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अपक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अधिक अपक्रियाशील होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन सा है, तो उसका उत्तर सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, क्योंकि ये हवा में निकलते ही जलने लगते हैं, पानी में डालने पर जलने लगते हैं, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अब श्रृंखला के अवरोही क्रम में उसकी अपक्रियाशीलता कम होती जाती है। उदाहरण पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये अपक्रियाशील धातुएं हैं। अधिक अपक्रियाशील धातुओं में उनका बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की क्षमता होती है। कम इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। उदाहरणार्थ यदि अधिक अपक्रियाशील धातुओं की तनु अम्ल के साथ तेजी से अपक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अति अपक्रियाशील धातुएं कमरे के तापमान पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होकर जलने लगती हैं। उनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन अपचयन पद्धति का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, ये धातुएं उनके पिघले हुए क्लोराइड लवणों के अपघटन से प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु ऋणांक पर माने कैथोड पर जमा होती है और क्लोरीन गैस यह धनात्मक एनोड पर मुक्त होती है। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त करते समय विद्युत ताग्रों पर होने वाली अपक्रिया इस प्रकार से है। ऋणाग्र पर होने वाली अपक्रिया Na+, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ A+ हो जाएगा, या ये कह लीजिए कि सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सोडियम धातु बन जाएगा, माने शुद्ध रूप से सोडियम मिल जाएगा। और धनात्मक पर कौन सी अपक्रिया होगी? क्लोरीन के 2 आयन मिलकर के क्लोरीन गैस बन जाता है, जो बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाता है। 2 क्लोरीन जो हैं आपस में आयन आएंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी पिघली हुई अवस्था में विद्युत अपघटन के लिए विद्युत अग्रों पर होने वाली अपक्रिया लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, मैग्नीशियम का आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले करके मैग्नीशियम का धातु बन जाएगा और क्लोराइड का 2 आयन मिल करके क्लोरीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, यही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैल्शियम धातु बन जाता है और क्लोराइड 2 क्लोरीन आयन 2 क्लोराइड आयन मिलकर के क्लोरीन गैस बन जाते हैं। इसी प्रकार से बॉक्साइट, इस गैस में स्थित एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं, यही आगे के पेज में देखना है। इसी के आधार पर तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का संकेत Al है, रंग रुपहला सफ़ेद है, जैसे लगभग चांदी के जैसा होता है। परमाणु क्रमांक 13 है, इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण 283 है, संयोजकता 3 है। एल्युमिनियम अपक्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के पश्चात एल्युमिनियम यह तीसरा तत्व है जो भूपृष्ठ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अर्थ सरफेस पर मिल जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण उसके प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी सूत्र में कभी जोड़ियाँ मिलाओ में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। Al2O3 इंटू NS2O, Al2O3 इंटू NS2O द्वारा किया जाता है।
बॉक्साइट में 30% से लेकर 70% इतना एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और शेष भाग मृदा अशुद्धि का होता है, जो रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड इत्यादि से बना होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण 2 सोपानों में किया जाता है। पहला सोपान है बॉक्साइट का जो अयस्क है बॉक्साइट, उसका सांद्रीकरण करना, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट में सिलिका, अब कभी एग्जाम में भी आता है कि बॉक्साइट अयस्क में या एल्युमिनियम के अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है बॉक्साइट में सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और टिटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये अशुद्धियाँ होती हैं। बेयर की विधि या हॉल की विधि से निक्षालन द्वारा ये अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं। दोनों प्रक्रियाओं में अंत में निस्तापन प्रक्रिया द्वारा सांद्र एल्युमिना प्राप्त किया जाता है। बेयर की विधि में सर्वप्रथम अयस्क को गोलाकार चक्की में पीसा जाता है। तत्पश्चात सार संग्राहक डाइजेस्टर में उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे कास्टिक सोडा NaOH के विलयन के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर उसका निक्षालन किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, अतः सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में घुल जाता है और पानी में घुलनशील सोडियम एल्युमिनेट बनाता है, अर्थात बॉक्साइट का सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन द्वारा निक्षालन होता है। Al2O3 × 2H2O + 2NaOH = 2NaAlO2, यही है सोडियम एल्युमिनेट और पानी बाहर आ जाता है। मृदा अशुद्धियों में उपस्थित आयरन ऑक्साइड यह जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड में अघुलनशील है, उसे छान कर अलग करते हैं, परंतु मृदा अशुद्धि में उपस्थित सिलिका जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड में घुलकर पानी में घुलनशील सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। जलीय सोडियम एल्युमिनेट को पानी में डालकर तनु करते हैं, हल्का करते हैं और फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। NaAl2 सोडियम एल्युमिनेट प्लस पानी = NaOH प्लस एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, ये अवक्षेप मिल जाता है। हॉल की विधि में अयस्क का चूर्ण बनाते हैं। तत्पश्चात जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ सार संग्राहक में गर्म कर पानी में घुलनशील सोडियम एल्युमिनेट बनता है। तत्पश्चात अघुलनशील अशुद्धियों को छानकर इस क्षणिक को गर्म कर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, उसका उदासीनीकरण करते हैं, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। Al2O3 × 2H2O + सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 = 2NaAlO2, सोडियम एल्युमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O, सोडियम एल्युमिनेट 2NaAlO2 + 3H2O + CO2 = 2AlOH थ्राइस, माने एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का ये नीचे है तीर, आक्षेप मिल रहा है और सोडियम कार्बोनेट अलग हो रहा है। दोनों प्रक्रियाओं में प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड के अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाते हैं और उसके तत्पश्चात 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करके निस्तापन द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड = एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2O, ये जो OH थ्राइस है यह पानी के रूप में बाहर निकल जाता है जब हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं। दूसरा प्रोसेस है एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना। इस पद्धति में पिघली हुई एल्युमिना के मिश्रण का, जो कि द्रव्यमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, स्टील की टंकी में विद्युत अपघटन किया जाता है। ये स्टील की टंकी है। इस टंकी के आंतरिक भाग में ग्रेफाइट का स्तर होता है। ये काला काला जो दिखाया गया है ये ग्रेफाइट का स्तर होता है।
यह स्तर ऋणांक का काम करता है। ये जो काला है, काला काला, ये ग्रेफाइट का स्तर है और ऋणांक का काम करता है। पिघले हुए विद्युत अपघटन में डुबोई हुई कार्बन माने ग्रेफाइट की क्षणें धनांक का काम करती हैं। ये सब धनांक का काम कर रही हैं। द्रव्यांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने के लिए उसमें क्रायोलाइट या Na3Al, ये भी एग्जाम में आता है, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाया जाता है। Na3AlF6 फ्लोरस्पार CaF2 माने कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर एल्युमिनियम धातु जमा होती है। पिघली हुई एल्युमिनियम विद्युत अपघटन से भारी होने के कारण तली में जमा हो जाती है। धनांक पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है। इस तरह से अपक्रिया धनांक पर 2 ऑक्सीजन के आयन ऑक्सीजन गैस बन जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। ऋणांक अपक्रिया में एल्युमिनियम के आयन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्युमिनियम धातु बन जाता है। अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने को ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अपचयन कहते हैं। मुक्त हुई ऑक्सीजन की कार्बन से अपक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एल्युमिना का विद्युत अपघटन होते समय धनांक का ऑक्सीकरण होता है, अतः समय समय पर उसे बदल दिया जाता है क्योंकि वो पतला हो जाएगा, कट जाता है। इस मध्यम अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे रहेगा? मध्यम अपक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? मध्यम अपक्रियाशील धातुएं प्रकृति में किस रूप में पाई जाती हैं? तो देखो, बताया गया है कि अपक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में स्थित लोहा, सीसा, तांबा, जस्ता, लोहा, सीसा, तांबा, जस्ता, ये मध्यम क्रियाशील हैं। ये धातुएं प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड लवण के रूप में या कार्बोट लवण के रूप में पाई जाती हैं। धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सरल होता है, अतः सल्फाइड गैस को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म कर उसे ऑक्साइड में रूपांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को याद रखिए, इसको क्या कहते हैं? भंजन, रोस्टिंग कहते हैं। तो ये भी परिभाषा पूछा जाता है कि भंजन किसे कहते हैं, भंजन, रोस्टिंग किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन, देखो लिखा है, सल्फाइड गैस को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म कर उसे ऑक्साइड में रूपांतरित करने की क्रिया को भंजन कहते हैं। कार्बोनेट गैस को सीमित हवा में तीव्रता से गर्म कर ऑक्साइड में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ सल्फाइड है, ये भंजन में क्या होता है? सल्फाइड गैस को, और निस्तापन में कार्बोनेट गैस को, यही याद रखिए। भर्जन क्या है? जैसे जिंक सल्फाइड 3O2 ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड, सल्फाइड डाइऑक्साइड। निस्तापन में जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्पश्चात प्राप्त हुए जिंक ऑक्साइड से कार्बन जैसे योग्य अपचायक का उपयोग कर जस्ता प्राप्त करते हैं। जो ऑक्साइड मिल गया धातु का, कार्बन के साथ अपक्रिया करा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। वो अपचायक का उपयोग करके, एक कार्बन एक अपचायक है, तो जिंक धातु अलग हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो गई। धातु के ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन के अलावा सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इन जैसी अपक्रियाशील धातुओं का भी अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये धातुएं मध्यम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक में से विस्थापित करती हैं। जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ जलाने पर निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, मैंगनीज धातु अलग हो गई, एल्युमिनियम का ऑक्साइड अलग हो गया, उसमें बाहर निकल गई। उपर्युक्त अपक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण अपचयन हुआ वे पदार्थ पहचानिए। यहाँ से देखो ऑक्सीजन निकल गई, यहाँ ऑक्सीजन मिल गया। उपर्युक्त अपक्रिया के समय बाहर निकलने वाली ऊष्मा इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है कि धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण
थर्मिट अपक्रिया है। इसमें आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया होकर लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। लोहे का ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम इज इक्वल टू आयरन धातु प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब क्रियाशीलता श्रेणी के निचले सिरे पर स्थित धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं, अतः वे प्रकृति में सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के स्वरूप सोना, चांदी, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तांबे के भंडार बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं, अतः तांबा यह मुख्यतः क्यूप्रिक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। क्यूप्रिक सल्फाइड इस को केवल हवा में गर्म करने पर तांबा प्राप्त किया जाए। एकदम सिंपल है, केवल गर्म कर दिया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर का ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड और क्यूप्रिक सल्फाइड को पुनः अपक्रिया करने पर कॉपर धातु अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाता है। इस तरह से अधिक क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, कम अक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन किया जा सकता